नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि तिलक के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है। तिलक की स्वराज्य की धारणा मौलिक और सकारात्मक थी। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ व्यक्ति को स्वधर्म पालन की स्वतंत्रता। एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में उनके स्वराज्य का अर्थ था धर्म राज्य की स्थापना। धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो, जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो। स्वराज्य इस धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक की एक नैतिक आवश्यकता थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य स्वयं में केंद्रित तथा स्वयं पर आधारित जीवन। तिलक की स्वराज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे स्वराज्य व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता है। आत्म स्वतंत्रता में व्यक्ति द्वारा स्वयं पर विवेकपूर्ण आत्मविग्रह तथा आत्मनियंत्रण का भाव निहित है। स्वराज्य की धारणा का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के साथ उसके कर्तव्य से भी है। स्वराज्य व्यक्ति के पूर्ण आत्म विकास की अवस्था है। स्वराज्य मूलतः एक आध्यात्मिक व्यवस्था है और लौकिक जीवन में स्वराज्य एक आदर्श राजनीतिक नैतिक व्यवस्था से है। स्वराज्य की प्रकृति के संबंध में दो मुख्य बातें दिखाई देती हैं। स्वराज्य मूलतः एक आध्यात्मिक अवधारणा है, किंतु यह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अर्थात लौकिक जीवन में प्रकट होता है। और दूसरी मुख्य बात है कि स्वराज्य स्वयं में साध्य नहीं, अपितु एक अति महत्वपूर्ण सकारात्मक साधन है। तिलक ने स्वराज्य के प्रमुख दो आधारों की या दो प्रमुख प्रकारों की विवेचना की है। पहला, आध्यात्मिक स्वराज्य। आध्यात्मिक स्वराज्य मानव की आत्मा के पूर्ण विकास में सहायक है और उसे आध्यात्मिक आनंद और संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरा, राजनीतिक स्वराज्य। राजनीतिक स्वराज्य से तिलक का आशय है अपने देश में अपना ही राज्य। शासन को लोकतांत्रिक होना चाहिए और उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन को प्रजा के कल्याण की नीति का पालन करना चाहिए। अब स्वराज्य का आधार एवं स्रोत। तिलक की स्वराज्य की अवधारणा प्राचीन भारतीय वैदांतिक दर्शन एवं संस्कृति से प्रभावित है। तिलक मानते हैं कि प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषियों ने स्वराज्य की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अतः तिलक के स्वराज्य संबंधी चिंतन पर प्राचीन भारत की वैदिक स्वराज्य की अवधारणा का पर्याप्त प्रभाव है। इसके साथ ही तिलक के स्वराज्य संबंधी विचार मध्यकालीन भारतीय नायक शिवाजी के हिंदू पद पातशाही के इतिहास से प्रभावित है। अब तत्कालीन भारत यानी जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था के प्रसंग में स्वराज्य की क्या कल्पना। तत्कालीन ब्रिटिश शासन के प्रसंग में तिलक की स्वराज्य की अवधारणा को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। पूर्ण स्वतंत्र एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत गृह शासन कैसा हो। सन 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की एक ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समयानुकूल और व्यवहारिक बना लिया
और स्पष्ट किया कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में है। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। यद्यपि तिलक ने स्वराज्य की अपने पूर्व अवधारणा यानी पूर्व स्वाधीनता की आकांक्षा का परित्याग नहीं किया था, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव दिया ताकि स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके। लेकिन उनका आदर्श तो भारत के लिए संपूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्रता ही था। उनका स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। इस आधार पर ही उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। अतः स्वराज्य की तिलक की धारणा शासन के मूल प्रयोजनों से अधिक संबंधित है। स्वराज्य की धारणा मूलतः उदारवादी है। तिलक द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक स्वराज्य की अवधारणा भी उदारवादी है। तिलक ने लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना को राजनीतिक स्वराज्य का अनिवार्य लक्षण माना है। वस्तुतः तिलक ने राष्ट्र स्वतंत्रता, उदारवादी लोकतांत्रिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधनों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि के उदारवादी विचारों को अपनी राजनीतिक स्वराज्य की अवधारणा में स्थान दिया। लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रवर्तक तिलक लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रवर्तक थे। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन प्रणाली को बदलकर सम्राट की स्थिति को यथावत बनाए रखते हुए एक उत्तरदायी शासन की वकालत की, जिसमें अंतिम सत्ता भारतीय जनता के हाथ में हो। तिलक की जीवनी के प्रख्यात लेखक डी.वी. पार्वती ने स्पष्ट लिखा है कि तिलक लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रवर्तक थे। इस प्रकार उन्होंने तिलक की स्वराज्य की धारणा को लोकतांत्रिक स्वराज्य कहा है। उन्हीं के शब्दों में तिलक को भारतीय क्रांति के जनकदाता, आधुनिक भारत के निर्माता आदि अनेक नामों से उल्लेखित किया गया है और इन नामों में लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिपादक की संज्ञा अवश्य ही जुड़ जानी चाहिए, क्योंकि लगभग अपने जीवन पर्यंत उन्होंने जो प्रचार कार्य किया इसमें वे इस बात को बराबर दोहराते रहे कि उनके लिए लोकमत और स्वतंत्रता समान उद्देश्य थी। तिलक ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें और कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इस आधार पर स्वराज्य से उनका आशय था अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो और यह स्थिति लोकतांत्रिक स्वराज्य की हामी। समस्त जनता से संबंधित स्वराज्य तिलक की स्वराज्य संबंधी अवधारणा किसी जात, संप्रदाय, धर्म या वर्ग से संबंधित न होकर समस्त जनता से संबंधित अवधारणा है। उन्हीं के शब्दों में, जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वह समस्त भारतीय जनता के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने की एक ही औषधि है वास्तविक सत्ता। जब ये औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब यदि हम में आपस में कोई भेद होंगे तो हम उन्हें स्वयं सुलझाने में समर्थ होंगे। हम अपने विवादों को हल करने की शक्ति चाहते हैं। जन नियंत्रित स्वराज्य तिलक का स्वराज्य लोगों द्वारा नियंत्रित है। इसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है। उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी है तथा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वयं तिलक के शब्दों स्वराज्य शासक के हाथों में शक्तियों का अमर्यादित
केंद्रीकरण नहीं। यह शासन लोकहित के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं शासन के कार्यों पर लोगों का निर्णायक नियंत्रण होता है। अब स्वराज्य भारत के अस्तित्व के लिए आवश्यक। तिलक के लिए स्वराज्य एक विचार मात्र नहीं था, यह उनका धर्म, जीवन और प्राण था। उनका समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनके शब्दों में, स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, इसके अभाव में भारत समृद्ध नहीं हो सकता। तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के 4 साधनों का उल्लेख किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था कि भारतीय जनता संगठित व अहिंसक रूप में सरकार की ऐसी सभी नीतियों, कानूनों तथा कार्यों का विरोध करे जो जनता के हितों के विपरीत हो। दूसरा, बहिष्कार। बहिष्कार का साधन मूलतः निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार एवं साधन का एक विशिष्ट प्रकार था। बहिष्कार आंदोलनकारी रूप में तिलक की गहरी आस्था थी। वे इसे अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र के रूप में मानते थे। स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ था भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारतीय वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा भारतीयों में अपने सभ्यता, संस्कृति, इतिहास एवं परंपरा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। धन्यवाद।